केसरी न्यूज़ चैनल आज आपके बीच में एक ऐसी शख्सियत के साथ हम आए हैं। ये हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, इनका सानिध्य, इनका आशीर्वाद, इनके समय में फलने फूलने का हमें मौका मिला। ये हैं वैद्य रामकिशन आर्य। इनके दादाजी होते थे सदाराम आर्य जी। यानी कि 100 साल से एक परिवार ने आयुर्वेद की चिकित्सा से इस मानव जगत का, प्राणी जगत का भला किया है। उन्होंने व्यवसायीकरण की तरफ कभी नहीं देखा। और इसके साथ वैद्य जी की ये खासियत है, क्योंकि इनका यहाँ हम जिंजौली, ये सोनीपत का लास्ट गांव पड़ता है और दिल्ली बॉर्डर का भी ये लास्ट गांव है। और ये पेशे से किसान भी हैं, जो अपनी 5-6 एकड़ ज़मीन को भी खुद जाके बोना, जोतना और उस पर फील्ड पे खुद भी काम करते हैं। और इसी के साथ गाय भी, और जिस तरह से वैदिक परंपरा को जीने वाले आदमी हैं। और इन्होंने किसी भी समय पे कुछ असाध्य रोगों पे भी इन्होंने अपने इस आयुर्वेद विद्या से, जिसे हम अपनी भाषा में नाड़िया वैद्य कहते हैं, ना कभी कोई बोर्ड लगाने की ज़रूरत पड़ी, ना कहीं इनको कोई विजिटिंग कार्ड बनाने की ज़रूरत पड़ी। हमने चिकित्सा क्षेत्र के धुरंधरों को यहाँ इलाज से ठीक होते हुए देखा है। और जैसे मोती जारा होता है, जैसे हमारे एलोपैथिक में कहते हैं कि 3 दिन 1 ग्राम स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक दीजिए, 7 दिन फिर उसका ऑफ्लोक्सिजेड फॉलोअप कीजिए, उसके बाद भी उसका रीएक्यूरेंस हमेशा रहता है। इसी तरह बच्चों में निमोनिया वगैरह बिगड़ जाते हैं। तो कई ऐसी डिजीज़ हैं जिनका आज भी आयुर्वेद में सक्षम इलाज है। आज बड़ी चर्चा चली है आयुर्वेद की, और एलोपैथ को एक आमने सामने खड़ा करके देखा गया। लेकिन जो आर्यवेद और जो ये परंपरा है अपनी, इस आयुर्वेद की परंपरा पे जिस तरह से रामदेव बाबा जी कुंडली मार के बैठे हैं, उनसे ठीक विपरीत आयुर्वेद की श्रुक संहिता, चरक संहिता को अपना आदर्श मान के पूजा पाठ की तरह से ये अपनी चिकित्सा सेवा देते हैं। बगैर समय गवाए हम मिलते हैं। हाँ जी वैद्य जी, नमस्कार। नमस्कार जी। कितने साल से आप ये सेवा दे रहे हैं? मैं ये 1973 से जी। और उसके बाद 1973 से पहले तो स्वाध्याय किया, वैद विशारद किया। और इसमें मुख्य रूप से ग्रंथ हमारे आयुर्वेद प्राचीन ऋषि मुनियों से हैं। जैसे महर्षि चरक थे, सुश्रुत थे, धन्वंतरी थे, वाग्भट थे, अत्रि थे, महर्षि आत्रेय थे, भरद्वाज थे। तो उनसे ये परंपरा चली थी। और बिल्कुल ये एक मंत्र है महर्षि चरक का, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए शरीर का निरोग रहना उत्तम है, आवश्यक है। तो उसी के ऊपर ये शुरुआत में तो ये है कि रोग होना ही नहीं चाहिए। आयुर्वेद में तो ये है कि आयु अपनी ठीक सम्यक रूप से चलती रहे। अपना दिनचर्या, ऋतुचर्या, जलवायु और पर्यावरण, इसको देखते हुए अपना भोजन नियमित हिसाब से, सात्विक भोजन 3 ढंग से होता है। जैसे एक सात्विक, राजसिक और तामसिक। जैसे भाषा, भेष और भोजन, इन तीनों में सात्विकता होगी तभी ठीक है। भाषा सत्य, शुद्ध और सौम्य ये होगी तो बिल्कुल ठीक रहता है। भेष साधारण, स्वच्छ, सुंदर, वो फिर स्वास्थ्य ठीक होगा तो सभी सुंदर है। और भोजन स्वादिष्ट, सात्विक और स्वास्थ्यवर्धक, ये 3 गुण सात्विक भोजन में होते हैं। सात्विकता तो है ही, स्वादिष्ट भी होगा और स्वास्थ्यवर्धक भी होगा। इसी के ऊपर ये है। जैसे अब शुरुआत होती है जी ज्वर से। ज्वर कई ढंग का होता है। एक तो विषम ज्वर, जो कभी आ जाए कभी ठीक हो जाए। और एक जीर्ण ज्वर जो लंबा चलता है। एक आंतर ज्वर, जिसको वर्तमान में मोतीजारा या अंग्रेजी में टाइफाइड कहते हैं, ये होता है आंतर ज्वर। ये अंदर रहता है जैसे आंतों में, और फिर एक दिन छोड़कर तीसरे दिन, चौथे दिन, इस ढंग से इसकी प्रक्रिया चलती है। जी मैं आपको रोकना चाहूँगा। हाँ जी। आपने जब हिंदी साहित्य आंदोलन या इमरजेंसी लगी थी पूरे देश पे, तो आपने जेल की यात्राएं भी की। हाँ जी। और जिंजौली से ये आपका जटोला की तरफ जो मार्ग जुड़ता है, हाँ जी, उसके निर्माण के लिए, और आपने संघ और आरएसएस के संपर्क में रहते हुए एक झटके से उनको त्याग दिया। हाँ। कि अगर मेरी ग्रामीण क्षेत्र में यदि मेरे सर्वांगीण विकास में सहयोग नहीं है तो ऐसी सत्ताओं से मुझे कोई लिंक नहीं रखना। तो इसमें आपका जो सामाजिक क्षेत्र में भी आप बढ़ चढ़ के आए हैं,
इसके बारे में जेल जाने का क्या रहा आपका? जेल जाने का ये थी, जब आपातकालीन 25 जून 1975 को लगा तो एक मैं आर्य समाज से जुड़ा हुआ था, जैसे स्वामी इंद्रवेश जी थे और अन्य बहुत सारे थे। तो इसमें एक मानसिक ये ऐसे होया कि भाई ये तो अपनी स्वतंत्रता जो मन की है, अपनी आज़ादी है, अभिव्यक्ति की है। हाँ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसको तो छीन लिया। उसकी बाबत हमने जी 24 जुलाई को नरेला में आंदोलन किया। एक हमारे साथी थे जीतराम जी हैं, अब भी वो बाद में फिर विधायक बने। एक समर सिंह शास्त्री बवाना से थे, वो थे साथ में, एक हमारे गांव से थे। तो उसमें फिर हमको सी क्लास में भी रखा, लाठीचार्ज भी होया और यातनाएं अच्छी दी, परंतु कभी मन विचलित नहीं हुआ। ऐसा था कि 20 साल तक भी अगर जो यहाँ रखेंगे तो भी रहने के लिए तैयार हैं। तो ये आपका दृढ़ संकल्प था? बिल्कुल दृढ़ तो संकल्प था आपने जी। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी देखी, हाँ जी। और आज मोदी की इमरजेंसी भी आप देख रहे हैं। 450 किसानों के मरने के बाद भी, और गंगा में जो शव बह रहे हैं उस पर नहीं लिखा कि हिंदू का है, मुस्लिम का है। और जो हिंदू मुस्लिम करते थे, हिंदुओं के शवों का संस्कार वहाँ पे मुस्लिमों ने किया। आज 82 करोड़ का प्रतिनिधित्व सड़कों पे 6 महीने से जलजलों में बैठा, बारिश में बैठा, कपकपाती हड्डी से खून जमने से अटैक हुए, लेकिन एक प्रतिक्रिया भी उस जालिम सत्ता की तरफ से नहीं आई। तो ये दूसरे आपातकाल की याद नहीं दिलाता है इसमें। एक बात और है जी इसमें कि किसान मेहनत करता। मैं भारतीय किसान संघ में भी रहा हूँ, हरियाणा प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य भी रहा हूँ। किसान संघ ने विरोध किया है, किसान संघ ने विरोध किया, परंतु दबे हिसाब से खुलकर सामने आए नहीं आए, ये वो भी बहस मारते हैं, पर आखिर में जाकर वो शांत चुप हो जाते हैं। या 5 किलो की खेती करते हैं आप, आपको लगता है कि लागत निकल जाती है? बिल्कुल नहीं जी, ये एक सिद्धांत है, श्रम जमा पूंजी बराबर है उत्पादन। श्रम लगी हमारी, पूंजी लगी, उत्पादन हो गया, उसके ऊपर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। तो उसको कानून की मांग आपकी जायज है? उसमें हमारी किसान संघ में भी यही मांग थी, और वर्तमान में इस समाज को और इस किसान को देखते हुए ये मांग भी सही है 100%। नहीं तो एक बात देखो, उद्योग में किसी भी वस्तु का उत्पादन होता है, उसके ऊपर मूल्य तय कर देते हैं, उनका लाभ उसी में जुट जाता है। और किसान के लिए ये अठधर्मिता ऐसी हो रही है कि ये तो कुछ आदमी हैं, इनको तो कुछ आदमी कहते हैं, और कुछ तो वो राजनीतिक हैं जो इधर उधर की चाल, जैसे एक मंत्र है वैदिक संध्या में, ओम सूर्या चंद्रमसौ दाता यथा पूर्व में कल्पित दिव्यम च पृथ्वीम च अंतरिक्षमथो स्वः। एक आस्तिक होता है, एक नास्तिक होता है। अस्तित्व परमात्मा का है, उसको जो मानेगा कि परमात्मा ने पहले कल्प में भी सूर्य चांद पृथ्वी अंतरिक्ष ये बनाए और वर्तमान में भी इनको धारण कर रहा है, तो जो इनको मानता है वो तो आस्तिक है। और जो नश्वर नाशवान उनको मानता है, पत्थर को, मिट्टी को, ये कोई भी प्रतिमा, 3000 की मूर्तियों को कल्पना में जो मूर्ति बना देते हैं, कल्पना में जीते हैं, उन्हीं के ऊपर जाकर अपना सिर झुका देते हैं। उनको गुण और गुण का एक तत्व है, और परमात्मा ने 5 तत्व बनाए। 5 तत्व ऐसे मनुष्य का शरीर है, अग्नि, जल, वायु, मिट्टी और आकाश। और पत्थर तो एक तत्व है, और वो पत्थर किसका? एक शिल्पी का गढ़ा हुआ है, और उसी के ऊपर जाकर माथा टेक लेते, उसका महत्व क्या है? और ठोकरों में मिलते वो पड़े बहते हुए मिलती है वो तस्वीरें। हाँ, तो इसलिए ये जो है ये नास्तिकता है। बैद जी, आपके दिल के करीब एक क्वेश्चन है, बिल्कुल उसका आत्मा से जवाब देना। आपने जेलें काटी, आपने संघर्ष किए देश की स्वायत्ता के लिए, संविधान के लिए, लेकिन क्या पता था कि उसी आरएसएस से निकल के एक प्रधान सेवक वो इतना निष्ठुर निकलेगा कि वो देश का जो 82 करोड़ आज वर्ग है, और जो आप कहा कि कुछ आदमी तो वो 1.5% हैं जो आज जिनका 27वें नंबर में वर्ल्ड में नाम था रईसी में, आज वो दूसरे नंबर के अंबानी सबसे बड़े रईस हो गए। तो आज अमीरी रेखा कायम करने की ज़रूरत थी, और आज ये देखो कि इतना बड़ा अंतर है, समानता फैल गई और उनकी आवाज़ को भी नहीं सुना जा रहा है। तो कितनी पीड़ा होती है जब ये संघर्ष देखते हैं। आज वहाँ प्रधान भी बैठे हैं। एक बात और है जी, मैं भी आरएसएस का स्वयं सेवक हूँ, 2य वर्ष कर रखा है, और इनके सारे नियम को और उसको जानता हूँ, परंतु एक सामाजिक होने के नाते ये जो वर्तमान में ये कर रहे हैं, ये केवल भेदभाव राजनीति के लिए हो रहा है। अपनी देश हित में तो नहीं हो सकता। ये ज़्यादातर स्वार्थ है, देश हित
बाद में है। ढोंग तो पूरे करते हैं कि ये देश हित में है, परंतु किसान जो अपनी मांग कर रहे हैं वो अपनी देश हित में नहीं है। क्या देश के विरुद्ध वो कोई बगावत करता है? किसान है, जवान है, ये तो देश के लिए मरते हैं और कमाते भी हैं और उत्पादन करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, अनाज भी पैदा, सब्जी फल, हर एक लोगों की आवश्यकता इन्हीं से पूरी होती है। अमेरिका में बिल क्लिंटन किसान बन गया, यहाँ अंबानी और ये ऑस्ट्रेलिया के तर्ज पे करना चाह रहे हैं, यानी कि जो किसान छोटी बहुत जोत के हैं उनके ज़मीनें छीन के उनको बंधुआ मजदूर बना के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे। तो इस देश में प्रयोग खेती तो करना चाहते हैं, लेकिन खेती अब कॉरपोरेट करना चाहता है, वो खेती आप ना करें, इसके लिए सारे प्रयत्न है। ये एक बात और है जी, ये दो बात हैं, जैसे एक तो गौ पालन और एक कृषि। हम कृषि करते हैं, पर जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो भी कृषक का लेबल अपने ऊपर लगा लेते हैं। वो तो निजी स्वार्थ के लिए, वो निजी स्वार्थ के लिए करते हैं। एक तो उनका टैक्स बच जाता है खेती के नाम पर, और वर्तमान में जो पूंजीपति हैं उनका तो एक बात और है, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं, गौशाला के नाम पर कहीं भी ज़मीन ले ली, वो रजिस्टर्ड होगी, उस पर गौशाला खोल दी, गौओं की चारे की व्यवस्था नहीं, बेचारी भूखी प्यासी मर रही हैं, सर्दी में मर रही हैं, गर्मी में। तो इस ढंग से उनका भी यही तरीका है, सरकारी ग्रांट मिल रहा है, अपना मौज मस्ती कर रहे हैं, आप कोठियों में रहते हैं, वहाँ कुछ मजदूर को छोड़ देते हैं। प्रधानमंत्री जी आपको सुन रहे हो या जो आरएसएस के प्रमुख भी सुन रहे हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि एक तो किसी आदमी को गोली से मारना होता है, एक किसी को कुएं में उल्टा लटका दो, चिल्लाने दो उसको, कभी ना कभी उसके प्राण निकल जाएंगे। आज किसानों के साथ यही हो रहा है कि उनकी घेराबंदी करके, उनकी लीडरशिप को हाईजैक करके और किसान वर्ग को एक मरने के लिए छोड़ दिया गया। तो वो पीड़ा, आप क्या संदेश, क्या अपील चाहते हैं, इसका कैसे हल? ये बात मैं बताऊंगा, पहले एक बात और सुन लो आप कि हमारा देश वो आर्यावर्त था और एशिया का 18% भूभाग आर्यावर्त में था। ये हमारा इतिहास था जी। और आर्यावर्त में जो थे आर्य थे, हम अब भी आर्य हैं, जाति धर्म से ऊपर उससे ऊपर उठकर थे, और वर्तमान में बना दिया हिंदू। हिंदू मुसलमानों का दिया हुआ नाम है, हिंदू की जगह हम आर्य थे और हिंदी की जगह हमारी देवनागरी लिपि है। मूल पहचान खत्म कर दी, आपकी संस्कृति बदलने का प्रयास किया गया और इतिहास बदला गया देश का। हिंदी तो क्या मांग रहेगी आपको सिद्धांत में? मांग ये है जी कि सत्य के आधार पर जो काम होगा किसानों की भी सुने, और वर्तमान में ऐसा भी काम ना हो कि देश को हानि हो जाए, परंतु कुछ पूंजीपतियों के लिए किसानों का गला दबाने का काम ना होना चाहिए। न्याय संगत नहीं है। हाँ जी, ये न्याय संगत नहीं है, ये अन्याय है। और नहीं तो राजा न्यायकारी होना चाहिए, जैसे मनु स्मृति में है राज धर्म, राज भी होना चाहिए परंतु धर्म के अनुसार होना चाहिए। तो वैद्य जी, ये जो तासीर बताते हैं आप, जैसे नाड़ी देखते हैं, बड़े बड़े टेस्ट होके वो बच जाते हैं, 25-25 हज़ार में टेस्ट होता है, आप नाड़ी देख के बता देते हो ये उन्माद का केस है, इसकी तासीर खराब है, इसका निमोनिया बिगड़ा हुआ है। आप इन चीज़ों के बड़े स्पेशलाइज माने जाते हैं पूरे क्षेत्र में। तो ये जो प्रकृति क्या होती है आयुर्वेद में, जैसे वात कफ जो हम कहते हैं, प्रकृति ये है जी, 5 तत्व तो प्रकृति में है ही, अग्नि, जल, वायु, मिट्टी और आकाश। और इसमें जो दोष हैं 3 शरीर में, वात, पित्त, कफ। वात के 80 रोग होते हैं, पित्त के 40 होते हैं, कफ के 20 होते हैं और रक्त रोग 10 होते हैं। उसी के आधार पर इसकी जो पहचान होती है ना रोग की, एक तो दर्शन, जैसे आका चेहरा देखकर बता देते हैं कि इसका सूजन है या गर्मी है, या जैसे निमोनिया है उसको खांसी होगी, बच्चे की पसली चलेंगी, और ये जो अंतर्ज्वर मोती जा रहा होगा तो उसमें बुखार रहता है। तो दर्शन, स्पर्शन, श्रवण, प्रसन, ये कई विधि हैं जो इसमें चरक संहिता के आधार पर ये एक निदान करने की 5 अमृतौषधि आप बार बार बताते हैं, कौन सी 5 अमृतौषधि हैं? एक बात और है जी, पंचामृत। पंचामृत तो ये जैसे ये होता है गाय का दूध, घी, दही, गोबर और मूत्र, गोमूत्र। ये देसी भारतीय नस्ल की प्रजाति की गायों का जो होता है, इसे घी भी सिद्ध होते हैं। जैसे गिलो चिरायता, इसको किस श्रेणी में रखते हैं? इसको रखते हैं जी, पूरा बताऊंगा मैं। गिलो,
चिरायता, कुटकी, पित पापड़ा, नीम की अंतर छाल, मकोर, आवड़ा, जवासे की जड़, अड़ूसा जो इसको कहते हैं काले बांसे को, और इन सब का जो कवाथ बनाकर 8वां हिस्सा रह ले शेष जब पिलाएंगे तो कैसा भी ज्वर हो, अंतर ज्वर हो, ये जो टाइफाइड है ये 8-7 दिन में बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति हो जाता है। खून को भी साफ करता है। आपका नंबर इसके साथ हम डिस्प्ले कर रहे हैं। किस समय आप अपने संध्या से और अपने जैसे सवेरे प्राणायाम से फ्री होके किस टाइम तक आप उपचार के लिए अवेलेबल होते हो? देखो जी, दिन तक पूरा मैं यहीं रहता हूँ घर पर। सुबह उठकर 4:30 बजे पहले तो घूम फिर के आना, उसके बाद उपचार कितने बजे से आप देख ये जी 7 बजे के बाद, और आपकी 11-12 बजे तक चलता है? हाँ, 10-11 बजे तक शाम को, फिर शाम को 4 बजे के बाद? हाँ जी, हाँ। चाहे दिन में भी आओ कोई जी जी। तो सुबह पहले तो वो होता है दिनचर्या अपनी कि स्नान, वो तो तभी तो आपका स्वास्थ्य आज इतना अच्छा है। संध्या, हाँ। प्राणायाम और हल्का व्यायाम आयु के हिसाब से। जब 74 वर्ष की आयु हो जाती है तो ढंग से अपना वो करना चाहिए। ज़्यादा करेंगे तो शरीर में हरारत, जोड़ों का दर्द होना, और इसमें ज़्यादा खुराक जैसे घी दूध है वो भी सीमित रहना चाहिए। ज़्यादातर जो है सब्जी है, फल है, दूध है, दलिया है, ये ऐसी सात्विक और सुपाच्य ये भोजन हम करेंगे और पर्यावरण के अनुकूल रहेंगे, पर्यावरण को अशुद्ध ना होने देंगे। हम हवन यज्ञ पाक्षिक करते हैं, साप्ताहिक गांव में करते हैं, तो उससे पर्यावरण शुद्ध रहता है। और गांव में पेड़ पौधे काफ़ी मात्रा में जंजौली में हैं। वर्तमान में जो ये रोग चल रहा है कोरोना का, हमारे गांव में शायद ही कोई हुआ होगा जो बाहर गया होगा, नहीं तो यहाँ ये रोग नहीं है। तो अगले कड़ी में हम बताएंगे क्या क्या दोष होते हैं, क्या क्या उसमें शरीर में निवारण होता है। वैद्य जी से आज की ये छोटी सी मुलाकात इतनी है, और जिस तरह से दिनचर्या में आज 74 की उम्र में ये फिट हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं, और सर्वांगीण इन्होंने विकास किया है, सामाजिक क्षेत्र में भी, अध्यात्म में भी, और जीवन शैली इन्होंने खुद बता दी। तो जो भी दर्शक हैं ये जीवित पिलर हैं। आपको इस क्षेत्र में सिर्फ ये पूछना पड़ता है कहीं दिल्ली बॉर्डर के नज़दीक आके रामकृष्ण आर्य से मिलना है या हरियाणा बॉर्डर से, आपको कोई ना कोई इनके औषधालय तक जरूर ले आएगा। बिल्कुल प्रकृति के साथ रहते हैं, बगैर किसी ताम झाम के, बगैर किसी अपॉइंटमेंट के। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनके सानिध्य का लाभ लें, इनका अनुभव लें। और आपको कैसे हमारा ये ब्लॉग लगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइक, सब्सक्राइब और इसको शेयर कीजिए।